जय हिंद दोस्तों। तो ये जो आज का क्वेश्चन है ना, ये गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियमन कीजिए। ये इतना छोटा क्वेश्चन है और 5 नंबर में 4-5 बार पूछ लिया है। 2022 में आया था, 2024 में आया था, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने गोला काटा है अपने हाथों से ही, प्रकार मिला नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है, इससे प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जा रही है, ये रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आर दूरी पर हमने एक अल्पांश माना है, अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक है, और जो कि वो भी बाहर की ओर ही जाएगा, अंदर की ओर तो घुसेड़ नहीं सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जाएगा बाहर की ओर, डी है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों एक ही दिशा में हो चुके हैं। और ये पी बिंदु मान लिया, ये तो अपने खामे का फालतू का मान लिया, नो समझ लो। और ये जो है यहाँ पर केंद्र में हमने ओ मान लिया, ये हमारा मतलब नो समझिए चिन्ह है ये, ठीक है, बीच में। तो समझ में तो आ गया होगा ना। वैसे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और जे क्यू से आर दूरी पर एक डी अल्पांश मान लिया है, और उसके बाद ये भी बाहर की ओर गया है फिर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है ये बस। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, शॉर्ट में लिख दिया विद्युत फ्लक्स, विद्युत लगा, फ्लक्स तो नहीं लिखा, फ्लक्स। तो उसके लिए क्या होगा अपना, वही फाई ई इज इक्वल टू, रेड पेन से दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नीली पेन हमें मिली नहीं है अपनी। तो फाई ई इज इक्वल टू, ये रहा अपना, हाँ सिग्मा, वो सिग्मा क्यों है ये, हाँ तो इसमें लिखेंगे डी फाई ई, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ फाई ई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसमें कोष्ठक से में लिखेंगे डी फाई ई, ठीक है। और जो डी फाई ई है, इसको अगर हम लिखें तो फाई ई इज इक्वल टू डी, गलत हो गया दोस्तों, इधर देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम फाई ई की वैल्यू तो आपको पता ही होगी ना, विद्युत फ्लक्स यानी कि ई और डी ए, यानी कि डी ए और कोस थीटा, ये फाई ई की वैल्यू है, ठीक है ना। और ये मतलब उसमें हमने समाकलन में ले रखा है, तो इसीलिए डी हमने बीच में उछेड़ दिया, यानी कि ये डी ए लिखा है, इसीलिए अगर नहीं होता तो हम नहीं लिखते इसको, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, और इससे पहले आप एक चीज़ और लिख लीजिए, कोष्टक मतलब जो थीटा लगाने से पहले यहाँ पर इसको सदिशवाम रूप में लिखे हैं ना, तो थोड़ा सा बढ़िया सा लगे है, और नंबर भी मिलने के चांसेस रहे में ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ए कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू आपको सभी को पता ही होगी, हमारा विद्युत क्षेत्र भी इधर ही जा रहा है, और ये अल्पांश डी भी इधर ही जा रहा है, तो मतलब जीरो हो गया हिसाब किताब, ये भी इधर जा रहा है, ये डी मतलब ई और डी ए दोनों एक तरफ जा रहे हैं ना, तो जीरो हो गया ना, इसीलिए हम यहाँ पर रख देंगे जीरो। फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस ज़ीरो, ठीक है, 0 डिग्री। उसके बाद इधर देखिए, फाई ई इज इक्वल टू, ई को हम बाहर निकाल लेंगे, इसमें ही रहने देंगे अभी सिग्मा में, समाकलन में इसको डी ए को डी ए इंटू 1, क्योंकि कोस ज़ीरो की वैल्यू तो 1 है ना, कोस ज़ीरो की वैल्यू तो आपको पता ही होगी 1, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई, और जब हम समाकलन को हटाएंगे, यानी कि समाकलन इसको हटाएंगे, तो ये डी हट जाएगा उसके साथ, तो ये आएगा ए, और वो भी हम कोष्ठक में लिख लेते हैं। गोले की प्रति तो आप सभी को पता ही होगी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि ए की वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ना, यहाँ पर मतलब
फाई ई इजगल टू ई डी ए, समाकलन हटाया डी भी हट गया साथ में। उसके बाद ए रह गया, ए यहाँ पर हमने लिख दिया, एक की गुणा ए में करें या सी में करें एक की तो वही आएगा। उसके बाद ए की जो वैल्यू यानी कि या इसकी गोले की परिधि 4 पाई आर स्क्वायर जो कि हमने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद हम आगे निकालते हैं अपने क्वेश्चन को। उसके बाद निकालते हैं हम क्या बोल रखा है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम का निगमन कीजिए। तो निकालेंगे हम गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ओके, गॉस की प्रमेय तो आप सभी को पता ही होगी, फाई ई इजगल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अच्छी से समझ में आ रही होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर फाई ई ये कॉमन है, फाई ई ये कॉमन है, यानी कि समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1 और ये समीकरण नंबर 2 होगी आपकी। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 और 2 से कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से दोनों का मतलब पहला क्वेश्चन मतलब पहला वर्ड सेम है ना, फाई ई और फाई ई, तो इन दोनों को हटा देते हैं, इनसे कुछ मतलब ही नहीं है अपना। फाई ई के हटाने के बाद हमें बचता है ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई आर स्क्वायर इजगल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जब ये ई 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको वो इधर की साइड भेजेंगे, यहाँ पर गुणा में इधर की साइड भाग में हो जाएगा। तो जब हमने ई को इधर की साइड भेजा, थोड़ा शोर शराबा हो रहा है गाइस, देख लेना, नो मत समझना चीटिंग कर रहे हैं। इसको जब इधर की साइड भेजेंगे तो हम हो जाएगा हमारा क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर खींची एक लकीर, दिख रहा होगा ना, ई इजगल टू 4 पाई आर स्क्वायर। जब हमने ई 4 पाई आर स्क्वायर को जब इधर की साइड भेजा तो हमारा आ गया ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो इधर की साइड आएगा भाग में, ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही है। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ इस प्रकार से भी मान सकते हैं, जगह कम पड़ रही है दोस्तों, इसीलिए मतलब इधर की साइड है जगह। यहाँ देखिए ई इजगल टू, अब हम मान लेते हैं 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर वो एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ई इजगल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट, तो हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना आपको, ये तो हमारा बट्टे में रहेगा, मतलब नीचे ही रहेगा अपॉन में, तो इसीलिए हमने लिख लिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये वाली वैल्यू उठा ली। ठीक है, जिससे हमें आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद हमें क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हमने अलग ले लिया। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचे ना यहाँ पर हमारे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचे, क्योंकि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमने एक साथ ले लिए, तो ये हमारा हो गया बोल सकते हैं हम समीकरण नंबर 3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कहीं तक सोल्व हो गया। उसके बाद हम सोचते हैं कि यहाँ पर जो दे रखी है ना दूरी, ये क्यू से आर की दूरी, ठीक है ना, इसकी जगह हम यहाँ पर परीक्षण आवेश मान लें तो क्या होगा, यदि यहाँ पर हम लिख के बताते हैं, यदि क्यू से आर दूरी पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश हो तब। ठीक है दोस्तों, हमने बस इसकी जगह मान लिया है। ठीक है, तब बोले तो वैद्युत बल बोलते हैं, फिर तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल। ओके गाइज नहीं दोस्तों, तो ये हो गया, यदि सोचिए, देखो मतलब समझो दोस्तों, यदि क्यू से आर दूरी, यानी यहाँ पर देखिए क्यू से आर दूरी, यहाँ से दूरी है ना, ये दूरी है कहीं यहाँ बीच में, समझ लो आर रखा, ये क्यू से आर दूरी पर यहाँ पर हमने क्यू नोट परीक्षण आवेश हो तब, क्यू नोट परीक्षण आवेश मान लिया यहाँ पर हो तब। ठीक है,
उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा फिर, ठीक है। तो वो होगा F इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू, अरे इधर दिखाई नहीं दे रहा, F इज इक्वल टू क्यू नोट E, ये होगा फिर हमारा, अगर यहाँ पर हमारा परीक्षण आवेश हो जाता है तब, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप सभी को पता ही होगा E की वैल्यू तो आपको पता ही होगा ना, F इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने रखी थी क्या थी ये रही, हाँ ऊपर की साइड देखिए E की वैल्यू ये है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है अब। और बाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा जो है परीक्षण आवेश के सेट में बच जाता है अभी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद इसको हम इसी में शामिल कर लेते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। और जो ये है ना परीक्षण आवेश जो हमारा Q नोट, इसको हम इसी के साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब हाँ कूलाम का नियम, ठीक है। बस इतना ही तो था, आप सभी को पता होगा। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q एंड Q नोट और R अपॉन में R स्क्वायर, ये हमारा था कूलाम का नियम। और इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन भाई साहब, ठीक है। और वैसे अगर अलग तरीका से निकलना चाहें हम कूलाम के तरीके से लिखें, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती किसके, ये तो हमारा कांस्टेंट है ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे क्यू नोट और ये R स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और मात्रक वही रहेगा आपका न्यूटन, जिनकी चांद पर सेब गिरो का हो, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।